रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और लाजमी जो है वो 5 वक्त की नमाज़ अदा करते होंगे और इबादत करते होंगे, कुरान पाक पढ़ते होंगे और अपना ताल्लुक़ जो है अल्लाह ताला से मज़बूत तर करते होंगे और इसी उम्मीद पे ज़िंदगी गुजार रहे होंगे कि कब अल्लाह ताला से मुलाकात होगी जन्नत में। और आप ये भी उम्मीद करता हूँ कि दुआ करते होंगे कि अल्लाह ताला हमें बेहिसाब ही जन्नत में दाखिल कर दे। दुनियावी तौर पर भी जो आपके इंचार्ज हैं माँ बाप, वो तो ज़ाहिर है होते ही अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई आपसे कोई गलती हो जाती है और किसी के सामने अगर आपको अपनी गलती का इजहार करना पड़ता है तो वो फिर उधर भी हम डर रहे होते हैं कि पता नहीं ये माफ़ी हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, और वो उस पर भी डिपेंड करता है जी उसकी तबीयत पे, एनवायरनमेंट पे, पता नहीं उसको गुस्सा चढ़ा हुआ है या नहीं चढ़ा हुआ। तो हम देखते हैं कि जी जब वो नॉर्मल है, जब खुश है, तो हमसे आप उसकी अपनी गलती बताने की कोशिश करते हैं कि जी मूड बड़ा अच्छा है। तो अब जो है अब उसमें भी गुस्सा भी हमें डाउट होता है कि जी गुस्सा आ जाएगा, पता नहीं हमें माफ़ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो अब वो जिससे हम बात कर रहे होते हैं उसके पास ये राइट्स होते हैं कि पता नहीं आपको माफ़ करे या ना करे, डर भी रहे होते हैं। तो अब जो है अब अगर अल्लाह ताला की बात की जाए तो अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा, जिस तरह हम बिस्मिल्लाह की बात करते हैं, सबसे बड़ा, सबसे मेहरबान और रहम करने वाला है। लेकिन अगर जो है अगर हम ये आर्गूमेंट, जिस तरह हम ये टॉपिक भी कर रहे हैं, अगर वो बात करें तो ये तो अल्लाह की इजाज़त के बगैर तो कोई बहस कर ही नहीं सकता। और जो है अल्लाह ताला का करम अगर ना हो तो फिर जो है कोई जवाब भी नहीं दे सकता। तो अल्लाह ताला की जो मुख्तलिफ़ जो सिफ़तें हैं उसमें वो जब्बार भी तो है ना। तो इसलिए जो है अब हमें यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें बख्श दे और जो है इम्तिहान लिए बगैर, हिसाब लिए बगैर ही जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह ताला का करम ही मांगना है। ऐसा नहीं है कि जी हम कहेंगे जी अमाल पेश कर दें और फिर 100% हम डिमांड कर रहे हों जन्नत, तो पॉसिबल नहीं है। प्यारे प्यारे हमारे जितने भी नबी हैं वो भी अल्लाह ताला का करम ही मांगते हैं कि करम से ही हम जन्नत में जा सकते हैं, अमाल नहीं। तो अब जो है इसलिए जो है हमें ये इबादत करनी चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए और अल्लाह ताला का करम मांगना चाहिए कि अल्लाह अपना करम ही कर, हमारी औकात कोई नहीं है। एक कोई आपका हेड जो है वही, उससे ही मसला पड़ सकता है, कोई अगर गलती हो जाए तो अल्लाह ताला। तो इसलिए जो है, लेकिन फिर भी होता ये है कि अल्लाह ताला जो है उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है जिस तरह अल्लाह ताला ने कहा है उस तरह हम अमल भी करें, फिर ही होगा ना, फिर ही होगा। और कहते हैं कि ये जो आंसू जो हैं जब रोते हैं तो ये कोई जहन्नम की जो आग है उसको कोई ठंडा नहीं कर सकता, सिर्फ़ वो जो मोमिन जो है उसके जो आंसू, वो आंसू ही उसको सिर्फ़ ठंडा कर सकते हैं। और आंसू क्या कहा गया कि जब जानमाज़ में मुख्तलिफ़ बातें सुन, ये आपको बातें सारी पता है कि जी अब वो आंसू जो जानमाज़ पे गिरे, आंसू जो कुरान पाक पे गिरे, तो उसकी अहमियत क्या है। वज़ू के पानी का कहा जाता है कि वज़ू जब किया जाता है तो वो जो कतरे जो हैं उसको भी तोला जाएगा। जो वज़ू का पानी का इसीलिए कहा जाता है कि वज़ू करके पानी अगर हो सके तो साफ़ ना किया जाए, क्योंकि वो भी तोला जाएगा। तो अब जो है ये आंसू जो जानमाज़ पे गिरते हैं अल्लाह ताला की याद में अगर निकलते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा वज़न है। तो कहते हैं कि वो अल्लाह ताला के करम से वो आंसू गिरने से पहले ही कबूल है। जिस तरह शहीद की बात की जाती है, ठीक है, अल्लाह ताला अपना करम करे। अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं, क्योंकि आप पर मैं जो है वो इम्तिहान के प्रोसेस से ही गुज़रे हैं। आपका भी इम्तिहान है, मेरा भी इम्तिहान है, अल्लाह ताला का करम ही मांगे। टॉपिक की तरफ चलते हैं कि भाई दुनिया में ही है, इंशाअल्लाह ताला जन्नत में जाएंगे तो फिर दीदार होगा, फिर तो अल्लाह, फिर तो अच्छा ही लगेगा इंशाअल्लाह ताला। सजदे करते रहें, उधर भी सजदे करते रहें,
अल्लाह ही अल्लाह, बस अल्लाह ही अल्लाह तौफीक दे। आते हैं कि अभी दुनिया की तरफ, दुनिया में बैठे हैं, क्या करें। तो अब जो है कि ये हमारा आखिरी टॉपिक ये है चैप्टर 13 का, कि फ़ंक्शन को आर्गूमेंट जो पास किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं और फिर जो ये रिटर्न करता है। तो ये टॉपिक है। फिर मुख्तलिफ एग्जांपल हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। ये आखिरी टॉपिक है, तो चैप्टर 13 कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट चैप्टर 14 जिसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा कम है, तो उसकी तरफ मूव करेंगे, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये आखिरी हमारी एग्जांपल है टेक्स्ट बुक के हवाले से, फिर इसको एक्सरसाइज के क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। अब ये आखिरी एग्जांपल फंक्शन की, और फंक्शन का नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसको अगर प्रोटोटाइप की बात करें तो प्रोटोटाइप में क्या लिखा हुआ है कि एक फंक्शन है एरिया ऑफ ट्रायंगल, वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो उसकी टाइप होगी फ्लोट। दो पैरामीटर पास किए जाएंगे इसको कॉल करते हुए लाजमी। पहला पैरामीटर इंटीजर टाइप का, दूसरा भी इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो हमें ये देखा हुआ है कि नाम इसका लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस प्रोटोटाइप से पता चल रहा है कि लाजमी एरिया ऑफ ट्रायंगल को कॉल करते दो पैरामीटर्स दोनों इंटीजर टाइप के प्रोवाइड करने ही करने हैं। और ये फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा ये फ्लोट टाइप की होगी। फंक्शन हमेशा ए की वैल्यू रिटर्न करता है। अब जो है ये प्रोटोटाइप है। अब इसमें फंक्शन को मेन में जब हम कॉल करते हैं तो इसमें दो वेरिएबल्स बनाए इंटीजर टाइप के, एक एरिया फ्लोट टाइप का बनाया जिसमें हम आंसर स्टोर कर लेंगे। ऑल्टीट्यूड गेट किया गया ए में, बेस गेट की ट्रायंगल की वैल्यू बी में, फंक्शन को कॉल किया गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये ए और बी जो है ये लोकल वेरिएबल हैं, ये मेन में बने, मेन में ही इसको एक्सेस किया जा सकता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल में अगर ए और बी को एक्सेस करेंगे एरर आ जाएगा, लोकल वेरिएबल है। तो अब यहाँ से ए और बी की वैल्यू हमने इस ब्लॉक में पास करनी है, तो उसका एक तरीका पैरामीटर ही होता है। ए की वैल्यू पास की वो बेस के वेरिएबल में आ गई, बी की वैल्यू पास की वो ऑल्टीट्यूड के वेरिएबल में आ गई। ए और बी लोकल वेरिएबल हैं और यहाँ पे ये जो बेस और ऑल्टीट्यूड ये एरिया ऑफ ट्रायंगल फंक्शन इसके लोकल वेरिएबल हैं, तो इसकी वैल्यू आ गई। ए और बी जो है इसको एक्चुअल आर्गूमेंट, एक्चुअल पैरामीटर कहा जाता है, और बेस और ऑल्टीट्यूड को फॉर्मल आर्गूमेंट, फॉर्मल पैरामीटर या डमी आर्गूमेंट, डमी पैरामीटर कहा जाता है। वैल्यू आ गई, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में वैल्यू चली गई, ठीक है। नाम सेम भी वो भी रखे जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो अलग वेरिएबल होंगे, लोकल यहाँ के होंगे। ए और बी, यहाँ पे भी ए बी लिखा जा सकता है, वो यहाँ के लोकल वेरिएबल होंगे। एक जगह चेंज करेंगे उसका फिर दूसरे में नहीं आएगा। तो यहाँ पे नॉर्मली लॉजिकली ये होता है कि नाम डिफरेंटली रखे जाते हैं। ए की वैल्यू बेस में आ गई, बी की वैल्यू ऑल्टीट्यूड में आ गई। आपने इसको मल्टीप्लाई किया और हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, रिटर्न किया और देखें ये 0.5 है, तो आपको पता है कि ये फ्लोट ही बन जाएगा ना, एक्सप्रेशन की टाइप। रिटर्न करेंगे तो ये फ्लोट वैल्यू एक रिटर्न हो जाएगी, और ये वैल्यू जहाँ से कॉल किया जाता है वहीं पे कंट्रोल आता है। एरिया के वेरिएबल के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। ट्रायंगल का एरिया निकल आया हुआ है, उसका आंसर आ चुका है एरिया के वेरिएबल में। उसके बाद नेक्स्ट लाइन फिर चलती है ना, नेक्स्ट लाइन जब एक्सिक्यूट हुई तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, जो ये दो डेसिमल प्लेसेस के अंदर जो एरिया की वैल्यू आंसर दिखाया जा रहा है। सपोज़ वो कह रहे हैं कि यूज़र ने अगर 25 और 45 एज ए ऑल्टीट्यूड और बेस एंटर किया है, तो फिर इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी 562, क्योंकि हमारे पास कंट्रोल स्ट्रिंग में स्ट्रिंग भी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ नज़र आया और फिर इसकी वैल्यू 2 डेसिमल पॉइंट में नज़र आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये बात की जा रही है। अब वैसे अगर देखा जाए कि ये ए जो है वो इसमें बस लॉजिकल है, कोई ऐसा मसला नहीं है। देखें ए जो है ऑल्टीट्यूड के लिए ए और बी जो है बेस के लिए है, तो ये ए हम यहाँ पे जो पास करें ऑल्टीट्यूड, तो ये जा वो बेस में रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉजिकल मिस्टेक है कि इस प्रोग्राम के अंदर, वैसे मसला कोई नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई ही होना है। बेस को ऑल्टीट्यूड से मल्टीप्लाई करें या ऑल्टीट्यूड को बेस से मल्टीप्लाई करें, एक ही बात होती है। लेकिन अब ये जो है आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन वैसे लॉजिकल सिर्फ कि एक ही बात करेंगे। अगर ये ऑल्टीट्यूड है तो यहाँ पे ऑल्टीट्यूड होना चाहिए, बी अगर बेस है तो यहाँ पे बेस होना चाहिए, ठीक है। तो उस वाले से ये लॉजिकल है, कोई ऐसा हमारे आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये यहाँ पर ये हमारे पास ये टेक्स्ट बुक के हवाले से तो कंप्लीट हो गया। अब नोट्स में और क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं तो उसको भी अभी हम देखते हैं, ठीक है। अब ये टॉपिक हमारे पास कि जब आर्गूमेंट्स जो पास किए जाते हैं फंक्शंस को, ठीक है, तो फिर ये एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं, फिर इसकी प्रैक्टिस के साथ ही हमारा ताल्लुक़ रहेगा।
प्रैक्टिस आप भी करते रहें और इस प्रोग्राम को लाजमी एग्जीक्यूट करें। प्रोग्राम जो भी हैं वो बोर्ड में आएँ या ना आएँ, लेकिन ये जो है शॉर्ट क्वेश्चंस तो हैं ना, तो शॉर्ट क्वेश्चन में अगर टॉपिक की आप वर्किंग करेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन का लॉजिक क्लियर हो जाएगा, तो बेटर आप लिख सकेंगे। पासिंग पैरामीटर्स टू फंक्शन, सी प्रोग्रामिंग फंक्शंस आर्गुमेंट्स आल्सो नोन एज पैरामीटर्स, ये वेरिएबल हैं जो जिसके ज़रिए डाटा रिसीव किया जाता है या सेंड किया जाता है। दीज आर्गुमेंट सर्व एज इनपुट डाटा टू दी फंक्शन, ये आर्गुमेंट जो है इनपुट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं डाटा के तौर पर, ताकि आगे जो भी फंक्शन जो उसने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है तो इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए कर सके। सी फंक्शन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, एक फंक्शन से एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में इंफॉर्मेशन पास डाटा पास करने के लिए पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं बाय मीन्स ऑफ पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट। द टर्म पैरामीटर रेफर्स टू एनी डिक्लेरेशन विद इन द पैरेंथेसिस। पैरामीटर का मतलब है कि आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं पैरेंथेसिस में, फॉलोइंग द फंक्शन नेम, फंक्शन के नाम में के बाद आप यूज़ करते हैं। द टर्म आर्गुमेंट रेफर्स टू एनी एक्सप्रेशन विद इन द पैरेंथेसिस ऑफ ए फंक्शन कॉल, फंक्शन को कॉल करते हुए जो आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसको आर्गुमेंट कहा जाता है। फॉलोइंग रूल्स अप्लाइड टू पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट ऑफ सी फंक्शन, एक्सेप्ट अ फंक्शन विद वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट लिस्ट। जिस तरीके से वेरिएबल का मतलब है कि उसकी लेंथ जितनी मर्जी हो सकती है, ये लॉजिकली ही है, ये चैप्टर 14 में जाके कोई थोड़ी सी बात है। द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इन अ फंक्शन कॉल मस्ट बी द सेम एज द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन द फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन को कॉल करते हैं डेफिनेटली पैरामीटर उतने ही होंगे ना जितनी डेफिनेशन के अंदर रूल में लिखे हुए। दिस नंबर कैन बी 0, ठीक है, आप पैरामीटर चाहें तो आप कोई पास नहीं किया जा रहा, ठीक है। आर्गुमेंट्स को कॉमा से सेपरेट किया जाता है, हाउएवर द कॉमा इज़ नॉट एन ऑपरेटर, ऑपरेटर इस हवाले से नहीं है, लेकिन ये वो आप रहने दें। इन आर्गुमेंट्स जो है इसको सेपरेट हम कॉमा से करते हैं। आर्गुमेंट्स आर पास बाय वैल्यू, जब आप आर्गुमेंट यूज़ करते हैं तो असल में वो क्या होता है, ए और बी, अगर एक कोई आर्गुमेंट है तो ए और बी पास नहीं होता, उसकी वैल्यू पास होती है। आर्गुमेंट्स आर पास बाय वैल्यू, दैट इज़ व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड द पैरामीटर रिसीव्स ए कॉपी ऑफ द आर्गुमेंट्स वैल्यू। जब पैरामीटर रिसीव किया जाता है तो उस आर्गुमेंट की वैल्यू की कॉपी रिसीव की जाती है, उसका एड्रेस नहीं। यानी मेमोरी में जहाँ कहीं वेरिएबल बना हुआ है तो उसका एड्रेस नहीं पिक किया जाता, उसको एक्सेस उस एड्रेस के वाले से नहीं किया जाता, सिर्फ उसके जो आर्गुमेंट की वैल्यू है उसकी कॉपी मिलती है। इसी वजह से चेंज करेंगे तो वो जो ओरिजिनल जो आर्गुमेंट है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मॉडिफाइंग अ पैरामीटर डज नॉट मॉडिफाई द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट बाय द फंक्शन कॉल। अगर आप पैरामीटर जो आपने रिसीव किया उसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो वो जो पैरामीटर पास की है जो वेरिएबल के तौर पर है उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसकी आर्गुमेंट की वैल्यू की कॉपी पास की जा रही है। द स्कोप ऑफ द फंक्शन पैरामीटर इज़ द फंक्शन इटसेल्फ, वो फंक्शन के अंदर इसका ब्लॉक है। देयरफॉर पैरामीटर ऑफ द सेम नेम इन डिफरेंट फंक्शंस आर अनरिलेटेड। अगर आर्गुमेंट जो पास किए जा रहे हैं, रिसीव किए जा रहे हैं, अगर नाम सेम भी है तो वो लोकल वेरिएबल है, वो उसका स्कोप अपने अपने ब्लॉक के अंदर ही है। तो नॉर्मली लॉजिकली जो है इनके नाम डिफरेंट रखे जाते हैं। अब ये पासिंग पैरामीटर्स फंक्शन, while calling a function there are two ways in which arguments can be passed to a function। दो तरीक़ों से आर्गुमेंट पास किए जा सकते हैं। ये इंटर लेवल पे हमारे पास जो पहली टाइप ही है सिर्फ कॉल बाय वैल्यू, यही हम यूज़ करते हैं। ये कॉल बाय रेफरेंस जो है यानी एड्रेस पास किया जाता है, एड्रेस पास किया जाएगा तो चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो लेकिन ये जो है अगली डिग्री में हम देखेंगे। यहाँ पे सेकेंड ईयर में कॉल बाय वैल्यू की टाइप है। दिस मेथड कॉपीज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एन आर्गुमेंट, जिसमें आर्गुमेंट की असल वैल्यू जो है उसकी कॉपी पास की जाती है इनटू द फॉर्मल आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन। जो पैरामीटर जो रिसीव किए जाते हैं तो उसमें जो पैरामीटर पास किए जा रहे हैं उसकी वैल्यू पास की जा रही है पैरामीटर की। इन दिस केस चेंजेस मेड टू द पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन हैव नो इफेक्ट ऑन द आर्गुमेंट। फंक्शन के अंदर वो जो पैरामीटर जो है जो रिसीव किएंगे उसको वैल्यू को चेंज करेंगे तो जहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया गया है तो उस वेरिएबल्स में कोई चेंज नहीं आएगी। कॉल बाय रेफरेंस, इससे क्या होगा कि एड्रेस ही पास कर दिया जाएगा। दिस मेथड कॉपीज द एड्रेस ऑफ एन आर्गुमेंट टू द फॉर्मल आर्गुमेंट। इनसाइड द फंक्शन द एड्रेस इज यूज्ड टू एक्सेस द एक्चुअल आर्गुमेंट। दिस मीन्स दैट चेंजेस मेड टू द पैरामीटर अफेक्ट द आर्गुमेंट। अगर एड्रेस पास किया गया, रेफरेंस पास किया, आपको पता है मेमोरी मैनेजमेंट के हवाले से, तो अगर एड्रेस पास कर दिया जाएगा तो ओरिजिनली हम उस
वो वेरिएबल जो पैरामीटर पास करते हुए जहाँ कहीं भी बना है हम उसको एरिया को एक्सेस कर रहे हैं। तो जब एरिया को एक्सेस कर रहे हैं तो चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन ये कॉल बाय रेफरेंस जो है ये हमारी डिग्री पे नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन के लिए आपको प्रोवाइड की गई। अब पासिंग पैरामीटर्स टू फंक्शन, by default C uses call by value to pass argument. In general it means the code within a function cannot alter the arguments used to call the function, कि जो फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो जो आर्गूमेंट जो पास किया गया है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती उससे। सीक्वेंस जो है कि जी जो पैरामीटर पहले है वही पहले पैरामीटर आपने रूल में जो लिखा हुआ है वही प्रोवाइड करना है, और जो टाइप है रूल के अंदर लिखा हुआ है कि एक इंटीजर है तो इंटीजर ही प्रोवाइड करना है, वो लाजमी वही होगी। द सीक्वेंस एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स इन फंक्शन कॉल मस्ट बी सिमिलर टू द सीक्वेंस एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स इन द फंक्शन डिक्लेरेशन, या प्रोटोटाइप में आपने बताया हुआ है एग्जैक्टली मैच करेगा। सीक्वेंस भी जितने आर्गूमेंट्स कहे गए पैरामीटर्स कहे गए उतने ही। पैरामीटर्स इन फंक्शन कॉल, फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो जब पैरामीटर्स उनको एक्चुअल पैरामीटर्स कहा जाता है। जो रिसीव किए जाते हैं जो डेफिनेशन के अंदर जो पैरामीटर रिसीव किए जाते हैं इन फंक्शन डिक्लेरेशन या डेफिनेशन, उसको फॉर्मल आर्गूमेंट कहा जाता है। फॉर्मल आर्गूमेंट पैरामीटर को डमी आर्गूमेंट डमी पैरामीटर भी कहा जाता है। नंबर ऑफ एक्चुअल पैरामीटर, जाहिर है कि जो पैरामीटर पास किए जा रहे हैं उतने ही रिसीव किए जाएंगे। द नंबर ऑफ एक्चुअल पैरामीटर मस्ट बी सेम एज नंबर ऑफ फॉर्मल पैरामीटर। तो ये एक्चुअल जो फंक्शन को कॉल करते हो जो पैरामीटर पास किए जा रहे हैं जितने पास किए जा रहे हैं ज़ाहिर है उतने ही रिसीव करने हैं। द वैल्यूज एक्चुअल पैरामीटर्स आर कॉपीड टू फॉर्मल पैरामीटर्स व्हेन ए फंक्शन कॉल इज़ एग्जीक्यूटेड। तो जो वैल्यू जो एक्चुअल पैरामीटर की वो कॉपी की जाती है फॉर्मल पैरामीटर्स में जब उसको कॉल किया जाता है। एक्चुअल पैरामीटर्स क्या हैं? दी पैरामीटर्स दैट अपीयर इन फंक्शन कॉल, ये एक्चुअल पैरामीटर का आप ये शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। The parameters that appear in function calls are called actual parameters. The variable declared in the function prototype और definition उसको formal argument कहा जाता है। प्रोटोटाइप के अंदर या फंक्शन का जो ब्लॉक है वहाँ जो पैरामीटर्स हैं उसको फॉर्मल आर्गूमेंट कहा जाता है। एंड द वैल्यूज दैट आर पास टू द कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम द मेन फंक्शन आर नोन एज एक्चुअल आर्गूमेंट। और मेन के फंक्शन के अंदर से जो नॉर्मली फंक्शन को कॉल किया जा रहा है जो पैरामीटर्स पास किए जा रहे हैं उनको एक्चुअल आर्गूमेंट कहा जाता है। एक्चुअल आर्गूमेंट और फॉर्मल आर्गूमेंट ये एग्जैक्टली एक जैसे उसकी टाइप और सीक्वेंस होगा। ये एक्चुअल आर्गूमेंट्स एंड फॉर्मल आर्गूमेंट्स मस्ट मैच इन नंबर। जितने एक्चुअल आर्गूमेंट हैं उतने ही फॉर्मल आर्गूमेंट होंगे। एक्चुअल आर्गूमेंट की जितनी टाइप जो टाइप होगी वही फॉर्मल आर्गूमेंट की टाइप होगी। जिस तरतीब में एक्चुअल आर्गूमेंट पास किए गए हैं उसी तरतीब में फॉर्मल आर्गूमेंट रिसीव किए जाएंगे। फॉर्मल पैरामीटर्स, इसका शॉर्ट क्वेश्चन फॉर्मल पैरामीटर फॉर्मल आर्गूमेंट। दी पैरामीटर्स दैट अपीयर इन फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन या डिक्लेरेशन के अंदर जो पैरामीटर रिसीव किए जाते हैं उसको फॉर्मल आर्गूमेंट कहा जाता है। दीज आर द वेरिएबल रिटर्न डिक्लेयर्ड इन फंक्शन डेफिनेशन या प्रोटोटाइप के अंदर जो वेरिएबल बन रहे हैं ये फॉर्मल आर्गूमेंट्स हैं। एंड रिसीव देयर वैल्यूज़ व्हेन अ फंक्शन टू दैट फंक्शन व्हेन अ कॉल टू दैट फंक्शन इज़ मेड। ये वैल्यू रिसीव करता है जब फंक्शन को कॉल किया जाता है। फॉर्मल और पैरामीटर्स आदि पैरामीटर विच आर यूज इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, जो फंक्शन की बॉडी में जो पैरामीटर यूज़ किया जाता है उसको फॉर्मल आर्गूमेंट्स कहा जाता है। फॉर्मल आर्गूमेंट या पैरामीटर जो हैं वो फंक्शन के लोकल वेरिएबल के तौर पर काम कर रहे होते हैं। फॉर्मल और पैरामीटर्स बिहेव लाइक अदर लोकल वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन एंड आर क्रिएटेड अपॉन एंट्री। जब वो फंक्शन का जो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो ये क्रिएट हो जाएंगे और जब ये फंक्शन का ब्लॉक ख़त्म होगा ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। द वैल्यूज़ ऑफ द एक्चुअल आर्गूमेंट्स आर कॉपीड। एक्चुअल आर्गूमेंट की वैल्यू जो है कॉपी की जाती है फॉर्मल आर्गूमेंट में जब भी फंक्शन को कॉल किया जाता है। ये वो कोई डायग्राम सी हमारे पास आ जाती है, इसको हम देखते हैं। अब ये देखें, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पे ये मेन है, ठीक है, इंक्लूड वगैरह ज़ाहिर है वो लिखना ही है। अब ये इसके अंदर एक एग्जांपल है एक फ़ंक्शन की डिस्प्ले, इस फंक्शन का नाम है, रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा और ये पैरामीटर लाजमी एक पास करना है इंटीजर टाइप का। ये वेरिएबल, इसमें वेरिएबल बनाया, इनका वैल्यू गेट की गई, फंक्शन को कॉल किया गया
अब फंक्शन को जो कॉल कर रहे हैं, अब n जो है ये एक्चुअल पैरामीटर है, ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। n एक्चुअल पैरामीटर है, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो n एक्चुअल पैरामीटर है। फंक्शन को कॉल किया गया और ये इसकी वैल्यू जो है, जो भी नंबर आपने एंटर किया है एन नम के वेरिएबल में चली गई, और ये नम जो है ये फॉर्मल आर्गुमेंट, फॉर्मल पैरामीटर है। और ये जो ब्लॉक है ये फंक्शन डेफिनेशन है, ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल रही हैं। जो आप नंबर आपने गेट किया है यूज़र से, वो उस फंक्शन को पास किया गया और फंक्शन के अंदर उस जो वैल्यू को पास किया गया और उसको फिर प्रिंट करवा दिया गया। एक्चुअल n एक्चुअल पैरामीटर है, नम फॉर्मल पैरामीटर है, ये डमी आर्गुमेंट भी इसको कहा जाता है, ये फंक्शन डेफिनेशन है जहाँ फंक्शन का ब्लॉक है, और ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, ये फंक्शन की प्रोटोटाइप है, ये मेन से ऊपर लिखी है। इससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब इसका डिफरेंस फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर का। फॉर्मल पैरामीटर जो रिसीव किए जाते हैं, ठीक है, दे आर यूज इन फंक्शन हेडर, एक्चुअल में दे आर यूज इन फंक्शन कॉल। फॉर्मल आर्गुमेंट्स आर दी वेरिएबल डिफाइंड बाय द फंक्शन दैट रिसीव वैल्यू, जो वैल्यू रिसीव करता है फंक्शन, वो पैरामीटर जो है वो फॉर्मल आर्गुमेंट्स कहते हैं। जो पास किए जाते हैं उसको एक्चुअल आर्गुमेंट कहा जाता है। ये लोकल वेरिएबल होते हैं इस फंक्शन के, और ये असल में क्या है, ये एक्चुअल पैरामीटर ये कोई कांस्टेंट हो सकता है या वेरिएबल के नाम हो सकते हैं जो पास किए जा रहे हैं। फॉर्मल पैरामीटर में डाटा टाइप जो है डेफिनेटली ऑफ द रिसीविंग वैल्यूज़ शुड बी इंक्लूडेड। फॉर्मल आर्गुमेंट में जो पैरामीटर पास किए गए हैं उसकी वैल्यू जो है वो रिसीव कर ली जाएगी। एक्चुअल आर्गुमेंट में देयर इज़ नो मैंशनिंग ऑफ डाटा टाइप, ये वैल्यू यूज़ की जाएगी, मेंशन की जाती है वैल्यू, क्योंकि वैल्यू ही कॉपी की जाती है। अब ये फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट के, ये हमने बात की कि जिसमें आर्गुमेंट पास नहीं किया गया, यही हमारे पास। अब ये जो एग्जांपल है, जिस तरह वो टेक्स्ट बुक के अंदर एस्ट्रिक वाला था, इसमें एक फंक्शन है, टेम्प का नाम है उसका, कोई पैरामीटर ना पास किया जा रहा है, रिसीव किया जा रहा है, फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, और इसके अंदर ये एक मैसेज प्रिंट हो रहा है कि ये फंक्शन जो है कोई आर्गुमेंट रिसीव एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा, रिटर्न भी कुछ नहीं कर रहा। तो ये ऐसा आर्गुमेंट जिसमें, ऐसा फंक्शन जिसमें कोई आर्गुमेंट पास ही नहीं किया जा रहा, इसकी आउटपुट सिर्फ ये मैसेज ही आ जाएगा। ये वो हमारे पास जो टेक्स्ट बुक का था ये प्रोग्राम के, जिसमें हम ये ड्रॉ एस्ट्रिक्स, ये क्या प्रोग्राम, इसको हमने कॉल किया, उसके बाद ये उसी तरीके से ये प्रोग्राम चल रहा है, स्टार के, ये स्टार प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें कोई एग्जाम्पल यहाँ तक करके, इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें, ठीक है, ये हमारे पास ये प्रोग्राम है। इसको अगर हम देखते हैं, ये जो हम एग्जांपल कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। ये प्रोग्राम को जब हम चलाते हैं तो देखें, इसमें तो स्टूडेंट हमने लॉजिक की तरफ तवज्जो करना है, अदरवाइज़ इसके अंदर जो फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट्स हम लिख रहे हैं वो स्टेटमेंट का लेवल नहीं बढ़ रहा, यानी कोई हम नई स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहे, सिर्फ वो पहले हम ये सारी लाइंस मेन के अंदर लिखते थे, अब हमने वो सारी लाइंस जो हैं किसके अंदर लिख दी हैं, फंक्शन के अंदर लिख दी हैं। अब देखें फॉर लूप, अब ये वो आपको मैंने कहा था टेक्स्ट बुक के हवाले से ये थोड़ा डिफरेंस आएगा। तो ये देखें ये प्रोग्राम .c है, तो अब जो है अगर आप ये देखें ये वेरिएबल आउटर का वेरिएबल आपने ऊपर डिक्लेयर किया और यहाँ पे वैल्यू रखवाई है, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट इस तरह हो रहा है। इसको अगर हम चेंज करते हैं, चलो देखते हैं, इसको चेंज करते हैं, ये मैंने आपको कहा था। अब यहाँ पे अगर मैं इधर लिख देता हूँ, ये लिख दिया, और इधर ये मैंने इधर से ख़त्म कर दिया। अब जब इसको चलाएंगे तो हमारे पास ये देखें ये एरर आ रहा है, ये एरर ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन ये के ताल्लुक उसके साथ है। ये देखें ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा,
इसकी एक्सटेंशन है CPP हो गया, वो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है कि इसको CPP कैसे किया जाता है, क्योंकि हम तो C लैंग्वेज ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। इसको आप देखें, इसको जब आप, ये पहले भी एक दो दफ़ा टेक्स्ट बुक में हुआ है, और इसमें अगर आप ये करेंगे, इधर आप ये बना देंगे तो ये अब एग्जीक्यूट हो जाता है। ऐसे ही है ना। अब ये हमारे पास वो एग्जांपल है कि जिसमें ये फंक्शन जो है कोई पैरामीटर जो है इसको पास भी नहीं किया जा रहा और ना ही ये कुछ रिटर्न कर रहा है। इसके अंदर जो लाइंस लिखी हुई हैं बस उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। हमने जो लूप के अंदर भी तो ये हमने एस्ट्रिक्स वाला प्रोग्राम किया हुआ है ना, जो चैप्टर नंबर 12 में। लेकिन अब जो है वो सारी की सारी कोडिंग जो है ये एग्जैक्टली यही प्रोग्राम चैप्टर नंबर 12 में लिखा हुआ है। अब ये वो हमने सिर्फ वो कोडिंग पहले मेन के अंदर लिखते थे, ये सारी कोडिंग अब हमने ये एक फंक्शन के अंदर लिख दी। अब इसमें आप जो है ये, अब इसका फ़ायदा क्या होता है फंक्शन का, कि वो जो प्रोग्राम लिख दिया हुआ है आप इसको जो है दोबारा इसको कॉल करना। जिस तरह ये कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर जो है, इस कैलकुलेटर में जो भी बटन्स हैं, जो फंक्शंस हैं, जो भी आप लिख रहे हैं, जो लिखे हुए हैं, तो आप उसको बटन्स जो हैं आप दोबारा यूज़ करना चाहें तो आप किसी और वैल्यू के साथ उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, होता है ना इस तरह। तो अब यहाँ पे देखें कि एक फ़ंक्शन हमने बना दी है, उसको अगर हम दोबारा कॉल करना चाहें तो वो लाइंस मुझे वैसे अगर होता, ये मैंने स्टार्स प्रिंट करने होते तो मुझे मेन के अंदर ही ये लाइंस दोबारा लिखनी पड़नी थी। अब क्या हुआ, एक दफ़ा ये मैंने ये कोडिंग कर दी, ये एक फ़ंक्शन बना दी है सॉफ्टवेयर हाउस में भी। इस तरह मुख्तलिफ जो डेवलपर्स हैं इस तरह काम करते रहते हैं, एंड पे इसको कंबाइन कर लिया जाता है। अब जब हमने इसको दोबारा कॉल किया, लाइंस तो वो जितनी भी लाइन लिखी हैं मुझे बार बार तो नहीं, एक दफ़ा लिखी हैं। अगर ये 10 लाइन्स हैं सपोज़, फंक्शन को जब कॉल कर रहे हैं तो वो 10 लाइन एग्जीक्यूट हो रही हैं, दोबारा कॉल कर रहे हैं वो 10 लाइन दोबारा एग्जीक्यूट हो रही है। मुझे लाइन लिखनी तो नहीं पड़ी, एक दफ़ा लिखी हुई ना। अभी देखें ये अगर प्रोग्राम चलाते हैं जो देख लें, इस तरीके से वही लाइन जो हैं वो दोबारा एग्जीक्यूट हो रही हैं। मुझे वो लाइंस तो नहीं ना लिखनी पड़ी, मुझे फंक्शन ही। और अभी तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जिसमें आर्गुमेंट को पास नहीं किया जा रहा है, कैलकुलेटर के बटन्स हैं डिफरेंट वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, वो डिफरेंट वैल्यूज़ को यूज़ करके प्रोसेस करके उस वैल्यू के हवाले से आंसर दे देता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करते रहें। और ये मैंने आपको एक प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करवा दी है। ठीक है, अब इसको अगर करते हैं हम फंक्शन का, अगर दूसरा प्रोग्राम हमारे अभी लेवल पे है, ये जो हम बात अभी करेंगे वो जो जिसमें पैरामीटर पास किए जाते हैं। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। वो ये सारी एग्जांपल्स हम देखेंगे, पहले हम इसको थ्योरी के तौर पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आके ये सारे प्रोग्राम्स को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले हम इसको देख लें इसकी थ्योरी और फिर हम इसको आगे एग्जांपल जो है वो इसको देख लेते हैं। इसको देख लेते हैं तो फिर सिर्फ एग्जांपल रह जाएंगी, तो इसके एग्जांपल्स को एक एक करके फिर हम कवर कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास है फंक्शन जो वैल्यू भी रिटर्न करता है और एक्सेप्ट भी करता है। फंक्शन में रिक्वायर सर्टेन वैल्यूज़ टू कैलकुलेट द रिज़ल्ट, क्योंकि जाहिर है कि जिस तरह अभी हमने स्टार की बात की है, ये स्टार ही प्रिंट करता रहे। बेटर है कि जो वैल्यू प्रोवाइड की जा रही है उसके हवाले से प्रोसेसिंग करके आंसर दिया जाए, यानी हमारी प्रोसेसिंग का ताल्लुक उस पैरामीटर के साथ है जो पास किया जा रहा है। जिस तरह स्क्वायर रूट है, आप वैल्यू डिफरेंट प्रोवाइड करते हैं तो जो वैल्यू डिफरेंट प्रोवाइड करते हैं उसके हवाले से वो आंसर देता है। ये तो नहीं कि हमेशा वही आंसर देता रहे। ऐड करना है तो ऐड करने से पहले आप 2 आर्गूमेंट दे रहे हैं, 2 वैल्यूज़, तो जो हम वैल्यूज़ देते हैं उसको वो ऐड करता है। ये तो नहीं कि हमेशा एक ही आंसर दे। तो ये इसकी थ्योरी देख लेते हैं, फिर एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करेंगे। फंक्शन में रिक्वायर सर्टेन वैल्यूज़ टू कैलकुलेट द रिजल्ट। दी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ उसको फंक्शन में पास किया जाता है एज आर्गूमेंट। आर्गूमेंट्स को पेरेंथेसिस में लिखते हैं। ईच आर्गूमेंट इज सेपरेटेड बाय कॉमा। द फंक्शन कैन प्रोसेस द आर्गूमेंट आर रिटर्न and return the result back to main function. Function can only return single value. कीवर्ड रिटर्न इस्तेमाल किया जाता है वैल्यू को रिटर्न करने के लिए। अब वो ये अब जो मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं, ऐड का फंक्शन है, 2 वैल्यूज़ जो हैं पास की जा रही हैं उसको वो देखें। अब ये इसका रूल प्रोटोटाइप क्या है, ऐड का फंक्शन है, 2 पैरामीटर्स पास करने, दोनों इंटीजर टाइप के हैं, वैल्यू रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप। अब ये 2 वैल्यूज़ यूज़र से गेट की गई,
ए और बी में 2 वैल्यूज़ गेट की गई, फंक्शन को कॉल करते हुए 2 वैल्यूज़ पास की गई। अब ए और बी जो है ये एक्चुअल आर्गूमेंट्स हैं और फिर ये फंक्शन के अंदर इन वैल्यूज़ को रिसीव किया गया और ये ए और बी एक्चुअल आर्गूमेंट्स हैं और फर्स्ट और सेकंड ये फॉर्मल आर्गूमेंट हैं। जो भी वैल्यू एंटर आपने की है, यूजर ने प्रोवाइड की है, ए के अंदर स्टोर हुई हो, ए की वैल्यू जो फर्स्ट के वेरिएबल में चलेगी, बी यहाँ पे इसकी वैल्यू सेकंड वेरिएबल में, दोनों को आपने ऐड किया और रिटर्न कर दिया। एक्सप्रेशन इंटीजर टाइप है, इंटीजर ही इसका रूल है। तो ये इंटीजर वैल्यू, ये सम का वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, इसमें आंसर आ गया सम के वेरिएबल में और हमने इसको प्रिंट कर लिया। अब ये मैक्सिमम का फंक्शन है, मैक्स, ये भी 2 वैल्यूज़ गेट कर रहा है और दोनों में से मैक्सिमम बता रहा है। ये मैक्स का फंक्शन रिटर्न ये उसी फंक्शन के अंदर ही मैसेज प्रिंट कर देगा कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। 2 वैल्यूज़ गेट की गई और 2 वैल्यूज़ पास की गई। ये एफ एन ओ फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दोनों इंटीजर टाइप के हैं और फंक्शन के अंदर जो है हमने इसको रिसीव किया। पहली वैल्यू फर्स्ट के वेरिएबल में, ये दोनों फॉर्मल आर्गूमेंट्स हैं और इसके अंदर हमने इफ़ कंडीशन लगा ली, अगर फर्स्ट सेकंड से ग्रेटर है तो हमने फर्स्ट प्रिंट कर दिया, अदरवाइज़ जो है वो अगर सेकंड ग्रेटर है तो हमने सेकंड की वैल्यू प्रिंट कर दी। इसमें रिटर्न नहीं है। ये फंक्शन जो है ये पैरामीटर्स गेट करता है और फंक्शन के ब्लॉक के अंदर ही इसको प्रिंट कर दिया जाता है जो वैल्यू बड़ी होती है। ठीक है, आउटपुट हमारे पास जो भी वैल्यू 2 नंबर एंटर की है तो उसने जो मैक्सिमम नंबर है वो प्रिंट कर दिया। अब ये टेबल प्रिंट करना है। आप एक नंबर एंटर करेंगे और टेबल फंक्शन के अंदर ही उसको टेबल प्रिंट कर दिया जाएगा। एक लाजमी इंटीजर टाइप का पैरामीटर पास करना है। यूज़र से एक वैल्यू गेट की जाएगी। यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा उसका टेबल दिखाया जाएगा। नॉर्मली ये 1 से लेकर 10 तक ही दिखा रहा है। अब ये नंबर के वेरिएबल में वो वैल्यू आ गई जो पास की गई है और ये देखें ये वही ब्लॉक है जो हमने चैप्टर 12 के अंदर जो टेबल प्रिंट कराया था। तो वो वही लाइंस हमने फंक्शन के अंदर लिख दी। इसका फ़ायदा क्या है कि जब ये हम प्रोग्राम चलाएंगे तो जो वैल्यू एंटर करेंगे उसका टेबल हमें नज़र आ जाएगा। तो ये डायनामिक हो गया ना, ठीक है ना। फिर ये फैक्टोरियल है। अब ये फैक्टोरियल वही है जो चैप्टर 12 में हमने देखा था, बस फंक्शन में आप उसको लिखते जा रहे हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है कि वही फंक्शन बार बार हम चलाएंगे, वैल्यू डिफरेंट प्रोवाइड करेंगे, हमें लाइंस बार बार नहीं लिखनी पड़ रही। ठीक है, अब ये एक नंबर जो है वो हम यूज़र से डिमांड करेंगे, जो यूज़र नंबर प्रोवाइड करेगा उसको हम फंक्शन को पास कर देंगे और फंक्शन जो है इसका फैक्टोरियल आपको निकाल के प्रिंट कर देगा फंक्शन के अंदर ही। अभी ये कोई रिटर्न नहीं कर रहा। ये फैक्टोरियल जो है, ये देखें, ये सारी लाइंस जो है फैक्टोरियल की जो चैप्टर नंबर 12 में हमने की थी, ये सारी लाइंस ये चैप्टर नंबर 12 की, अब वो लाइंस हमने फंक्शन में लिख दी। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अब ये भी हमारे पास ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। ड्रॉ हॉरिजॉन्टल, ड्रॉ वर्टिकल। ये किस्म का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा है। रेक्टेंगल जो है ये 2 हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस, 2 वर्टिकल लाइंस का कॉम्बिनेशन होता है ना। रेक्टेंगल बॉक्स जो है 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस और 2 वर्टिकल लाइंस। तो ये हमारे पास 2 फंक्शन हमने बनाए, एक ड्रॉ हॉरिजॉन्टल और ड्रॉ वर्टिकल। ड्रॉ हॉरिजॉन्टल क्या करता है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाता है, 2 वर्टिकल लाइंस लगाता है। तो हमने 2 फंक्शंस बना लिए। अब ये इसको हमें देखना है, इसको हमने डिस्कस करना है। ये हमारे पास ये एक एग्जांपल बताई गई है। नॉर्मली ग्राफिक्स जो है, ये ग्राफिक्स जो हमारे पास कोडिंग प्रोग्रामिंग वो नॉर्मल से ज़रा डिफरेंट होती है। तो उसमें ये एक ही प्रोग्राम है आपकी पूरी बुक में जो ग्राफिक्स से रिलेटेड है। तो इसके वाले से फिर गेम्स वगैरह की बातें नॉर्मल ग्राफिक्स मोड में की जाती हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें दिया गया है, अदरवाइज सिर्फ एक ही प्रोग्राम है ना, इसके टेक्स्ट बुक के अंदर इसका कोई एक्सप्लेनेशन है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अभी इसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकते, लेकिन ये है कि इसके लिए देखें graphics.h को इंक्लूड किया गया क्योंकि अब इसके अंदर ग्राफिक्स से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उसकी प्रोटोटाइप पड़ी हुई है। तो इसलिए हमें ये यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि लाइन का फंक्शन हम यूज़ करेंगे तो लाइन का फंक्शन जो है ग्राफिक्स हेडर फाइल के अंदर इसकी प्रोटोटाइप पड़ी हुई है। फंक्शन कहाँ पड़ा हुआ है, वो लाइब्रेरी के अंदर पड़ा हुआ है। अब ये देखें, ये कुछ डिटेक्ट
देखें कैपिटल में लिखा है। तो ये हेडर फाइल जो है इसके अंदर हमने पढ़ा था ना नंबर्स एंड डिफाइन चैप्टर नंबर 8 में, और वो था जी कांस्टेंट बनाने का तरीका था। तो नॉर्मली हमने कहा था कि उसको कैपिटल में लिखा जाता है। तो लेकिन ये हेडर फाइल्स के अंदर जो हैं इसके बने बनाए एनवायरनमेंट के कांस्टेंट्स भी पड़े होते हैं। तो अब ये डिटेक्ट जो है कांस्टेंट है जो हेडर फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, तो इसलिए अब ये डिटेक्ट, ये आपने तो नहीं कांस्टेंट बनाया ना। अब ये देखें, ये ड्राइवर एक वेरिएबल है, उसमें डिटेक्ट, अब इसकी डिटेक्ट की वैल्यू कहाँ से आई है? इसका मतलब है कि ये जिस नंबर से डिफ़ाइन आप करते हैं कमांड्स के ज़रिए कांस्टेंट डिफ़ाइन करते हैं, तो ये डिटेक्ट, ये ग्राफिक्स के अंदर ये कांस्टेंट पड़ा हुआ है, उधर से इसकी वैल्यू ये ड्राइवर में आ जाएगी। ये दो ड्राइवर आपको पता है ना, जो फर्स्ट ईयर के वाले से देखा था, हमारे पास जो ग्राफिक कार्ड लगा होता है उसका मोड होता है कि कितने रेजोल्यूशन वो शो करेगा, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सा ग्राफिक कार्ड जो लगा हुआ है उसके हवाले से उसका ड्राइवर गेट करेगा, जो ड्राइवर यूज़ करेगा और उसका मोड जो है वो डिटेक्ट कर लेगा। तो ये अब ब्रीफली इतना है कि ये वैल्यू गेट कर लेगा, ये स्विच कर लेगा, और ये एक फंक्शन है इनिशियलाइज ग्राफ, इनिट ग्राफ। ये फंक्शन graphics.h के अंदर इसकी प्रोटोटाइप है और ये हमारे पास ये मौजूद है लाइब्रेरी के अंदर। तो ये अगर आप देखें कि ये एड्रेस ऑपरेटर है, तो इस फंक्शन को कॉल करते हुए जो डिटेक्ट किया गया है, जो कार्ड लगा हुआ है उसका एड्रेस पास किया गया, फिर मोड का एड्रेस पास किया गया, जहाँ भी ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो रहा है। और ये बात जो है इसको मैं, अगर नहीं होता तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको आपको क्लियर करके मैं ये बता दूंगा, ये दोबारा फिर आपको मैं बता दूंगा। अब ये वो एक पाथ बताया जा रहा है, ये मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। मैं अगले लेक्चर में आपको ये बताऊंगा कि ये लाइंस क्या लिखी हुई हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एक्सप्लेन होना चाहिए ना। ये वो फोल्डर है जहाँ पे सी इंस्टॉल की है। नॉर्मली ये जो आप सॉफ्टवेयर चला रहे हैं ये टीसी का फ़ोल्डर नहीं है, टर्बो सी का फ़ोल्डर है। तो ये 2 दफ़ा बैकस्लैश किया है, एक ही बैकस्लैश रिटर्न होता है, आपको पता है, ये एस्केप सीक्वेंस है हमारे पास। तो ये आप वो एक फ़ोल्डर का नाम बता रहे हैं जहाँ पर ये हमारे ये इससे रिलेटेड ये फंक्शंस जो पड़े हुए हैं जो ग्राफिक्स से रिलेटेड होते हैं, ये मैं आपको डिटेल में ये मैं आपको करके बताऊँगा। इसको हम नेक्स्ट में कर लेते हैं। ये जो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं इसको मैं नेक्स्ट आपको मज़ीद आपको बता दूंगा, ठीक है। ये रेक्टेंगल की विड्थ और उसकी हाइट गेट की जा रही है, फिर ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है रेक्टेंगल का वो गेट किया जा रहा है वाई का। फिर हमारे पास ये फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। ये फंक्शन जो है ये लाइन इसके अंदर यूज़ की जा रही है। ये डिफरेंट हमारे पास पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट से बन रही है लाइंस। तो ये कहाँ शुरू करना है कहाँ ख़त्म करना है, ये एक लाइन और लग रही है, ठीक है। तो ये इस तरह वर्टिकल लाइंस ये लगा रहा है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट के अंदर। अब जितना भी हमने किया है उसके हवाले से ये मैं नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन मज़ीद कर दूंगा। ये हमने लास्ट टाइम ये ऐड का फंक्शन हमने कर लिया था। ऐड के फंक्शन को अगर हम देखते हैं कि जो 2 वैल्यूज़ आपने ऐड का फंक्शन के 2 वैल्यूज़ जो हैं वो आपने पास की और उसने उसका आंसर आपको शो कर दिया। ये अगर आप करते हैं 5 और सपोज़ 2, तो ये क्या करेगा 5 और 2 को ऐड करके आपको आंसर दिखा दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे अगर चलते हैं, ये तो हमारे पास नॉर्मली इजी ही है, ठीक है। ये जो हम बात कर रहे थे कि वो मैक्सिमम, कि ये क्या करेगा कि 2 वैल्यूज़ गेट की, फंक्शन को कॉल किया, मैक्स के फंक्शन को कॉल किया, मैक्स के फंक्शन के अंदर ही जो है जो कैरेक्टर वैल्यू है उसको प्रिंट कर दिया गया, ठीक है। ये वो आपके जिसमें आर्गुमेंट कोई वो रिटर्न नहीं कर रहा, आंसर रिटर्न नहीं कर रहा, फंक्शन के अंदर ही इसको कॉल करता जा रहा है। सपोज ये 5 और 4 अगर हम करते हैं तो 5 और 4 में जो मैक्सिमम नंबर है वो आपको दिखा रहा है ये फंक्शन, ठीक है। इसका फ़ायदा होता है कि ये बार बार अब इसको कॉल कर सकते हैं, बार बार इसको कॉल कर सकते हैं। देखते हैं कोई और इसी से रिलेटेड अगर कोई हमारे पास और है
ठीक है, ये मैक्सिमम, ठीक है, ये मैक्सिमम भी हमने कर लिया था। ये टेबल, ठीक है, एक वैल्यू एंटर करें, उसका वो टेबल दिखा रहा है, 5 लिखते हैं तो ये 5 का टेबल दिखा रहा है। ठीक है, ये कोडिंग है, जो कोडिंग मौजूद है इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि लूप्स के अंदर यही हम करते रहे हैं। ये फैक्टोरियल निकाल रहा है कि नंबर एंटर करें, जो भी नंबर एंटर कर रहे हैं उसका फैक्टोरियल 3 अगर करते हैं तो इसका फैक्टोरियल 6 है, तो ये हमारे पास ये शो कर देगा इसका फैक्टोरियल। तो वहाँ तक हम चलते हैं। ठीक है, ये हम नेक्स्ट में देखेंगे कि ये जो ग्राफिक्स से रिलेटेड थोड़ी सी बात है, मैंने आपको एक्सप्लेन करना है, तो इसको नेक्स्ट में हम देख लेंगे। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें, बस इसकी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम ही, ये सारी वो लूप्स वाली ही हैं जो हमने पहले, इससे पहले कोई नई स्टेटमेंट नहीं हम यहाँ पे पढ़े। तो ये जो ग्राफिक्स वाला है इसको हम देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।